अध्याय 65 पूर्वज द्वारा खराब हो गया। चू यू अपने भविष्य के बारे में थोड़ा चिंतित था। हालांकि उन्होंने लंबे समय तक चिंता नहीं की, क्योंकि चू परिवार में निर्देशित अफवाहों की एक नई लहर उभरी। अफवाह के अनुसार चू परिवार के गिरने वाले मेपल लीफ वैली में एक निषिद्ध क्षेत्र था। दानव लॉर्ड यान हेंग की आत्मा के अवशेष को इस प्रतिबंधित क्षेत्र के बीच में सीमित कहा गया था। जिस दिन वह रिहा हो जाएगा उसका इंतजार कर रहा था। फिर वह एक पिनर हमले में धर्मी पथ काश्तकारियों को ट्रांस करने के लिए अंदर से राक्षसी काश्तकारियों के साथ सेना में शामिल हो जाएगा और अपने क्षेत्र को जब्त कर लेगा। इस तरह के रूप में लेबल किया जाना उनकी प्रतिष्ठा के पिछले रिवर्टिंग कीचड़ स्लिंग से एक अलग मामला था। पिछली घटना को डाइनिंग टेबल पर बातचीत के विषय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जब यह इन 4 शब्दों में आया था, धर्मी पथ के गद्दार, यहाँ तक कि तरबूज खाने वाले मासिक भी हलचल करना शुरू कर देंगे। बाहरी लोगों को चू परिवार के निषिद्ध क्षेत्र के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन चूंकि इसकी खबर फैल गई थी और उस पर इस तरह के एक विश्वसनीय तरीके से, तब इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि एक तिल था। ये पता लगाने के बाद कि लू किंगन के साथ कोई समस्या नहीं थी, चू यू ने एक आवाज को भेजा और ताबीज को प्रसारित करने के लिए तैयार किया और मेपल लीफ वैली में वापस जाने के लिए तैयार किया। आखिरकार यह एक चू परिवार का मामला था और यह वास्तव में बाहरी लोगों के लिए हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त नहीं था, खासकर जब से यह अभी तक नियंत्रण से बाहर नहीं हुआ था। ज़ी मूल रूप से चू यू के साथ सेट करने के लिए था, लेकिन उसे लू किंगन द्वारा वापस खींच लिया गया था। चू यू के अलावा एकमात्र अन्य व्यक्ति ज़ी लू किंगन को सुनता था। उसने अपने होठों को शुद्ध किया क्योंकि उसने चू यू पर अपनी पकड़ कस दी जब तक कि उसकी उंगलियों को थोड़ा सफेद नहीं किया गया। चू यू बाधा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने झीशी के हाथ को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सूख गया। उसने 2 मनुष्यों और एक आत्मा के सामने अपनी नजर डाली। शेन नियान ने अपनी गर्दन को बढ़ाया। शो को देखना जारी रखना चाहते थे, केवल लू किंगन द्वारा बैकहैंड से फहराया जा सकता है और दूर जाकर अपने स्वयं के पीछे की छुट्टी देखकर तीसरी शिदी ने भाग्य को लुभाने और शो देखने के लिए रहने की हिम्मत नहीं की और इस तरह वह चुपचाप ही फिसल गया। चू यू ने एक आह भरी और झिल्ले भरे झी की पीठ पर हमला किया। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। मैं केवल इस गद्दार से निपटने के लिए वापस जा रहा हूँ। जब मैंने इसे हल किया और अपने भाई के साथ इस पर चर्चा की, तो मैं आपके साथ वापस आऊंगा, फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। ज़ी चुप रहा। चू यू ने जारी रखा, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको एक संदेश प्रसारित करूंगा। ज़ी का चेहरा अंधेरा हो गया। अचानक उसने चू यू की ठुड्डी को जबरन कर दिया और उसे उठा लिया, क्योंकि उसने अपने नर्म होठों को जमकर चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया था। उसकी नम काली आंखें एक तीव्र आग से जल गई, क्योंकि वह थोड़ा सा था और एक छोटे जानवर की तरह चाटा था। चू यू को थोड़ा स्मूथ महसूस हुआ। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसे दूर धकेलने के बजाय उसने अपने हाथों को वापस गले लगाने के लिए बढ़ाया, क्योंकि उसने अपनी जीभ को बाहर निकाल दिया और चुंबन को गहरा करने के लिए पहल की। ज़ी ने आखिरकार चुभ्यू पर अपनी पकड़ जारी करने से पहले एक लंबा समय था और उसे धीरे से कहा, मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। एमएचएम, हम सहमत हैं। अगर कुछ भी होता है तो आप अपने दम पर जोखिम नहीं उठा सकते हैं, मेरे लिए प्रतीक्षा करें। एमएचएम। ये कहने के बाद चू यू ने पूरी तरह से सिर हिलाया, फिर एक मुस्कान के साथ, ठीक है, आपको इन दिनों अच्छी तरह से खेती करनी चाहिए। तीसरी शिदी को बदमाशी न रखें। एक ठहराव के बाद चू यू ने उसे लहराया, जन शेंग की सवारी की और युआनचेन पीक को छोड़ दिया। ये सर्दियों के अंत के करीब था, लेकिन आकाश अभी भी घटाटाव और उदास था। चू यू ने पूर्वाभास की एक अकथनीय भावना महसूस की और उन प्रेस की अफवाहों से सावधानीपूर्वक उन पर ध्यान दिया। दानव लॉर्ड यान हेंग एक ऐसा नाम था जिसे वह जानता था, या बल्कि दानव लॉर्ड यान हेंग दोनों धर्मी और राक्षसी काश्तकारियों के बीच एक घरेलू नाम था। राक्षसी काश्तकारियों के इतिहास में वह सबसे शक्तिशाली, सबसे पागल और सबसे भयानक कल्टीवेटर थे। अपने पतन से पहले वह डेमिगोड चरण के देर से खेती के चरण में था और अमरता के चरण में आगे बढ़ने से बस एक कदम दूर था। प्राचीन कल्टीवेटर्स की महान लड़ाई के बाद स्वर्ग और पृथ्वी को एक दूसरे के साथ सभी संबंध खो दिया गया था और तब से कोई भी कभी भी अमरता के चरण में नहीं पहुंचा था और पौराणिक अमर दुनिया में चढ़ गया था। इतने सालों के बाद भी जो लोग डेमिगोड चरण के मध्य खेती के चरण तक पहुंच सकते थे, वे कुछ और दूर के बीच में थे। तथ्य यह है कि दानव लॉर्ड यान हेंग देर से चरण तक बढ़ने में सक्षम थे, उनकी अपार प्रतिभा का प्रमाण था। फिर भी ये कौतुक रक्तपात और क्रूर, उन्माद और खून से सना हुआ था। ये कहा गया था कि वह केवल अपने मध्य किशोरावस्था में था जब उसने अपने पूरे क्लेंसमैन को अपने हाथों से नष्ट कर दिया, जिससे खूनी पैरों के निशान हर कदम पर अपने रास्ते में थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी पागलपन बिगड़ गया, जब तक कि वह उस बिंदु पर नहीं पहुंच गया जहां वह हर एक दिन नहीं मारता तो वह निडर हो जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या यह एक धर्मी या राक्षसी कल्टीवेटर था, उसने उन सभी को मार डाला।
राक्षसी काश्तकार, जिन्होंने शुरू में उन्हें अपने गौरव और सम्मान के रूप में देखा था, अब 3 संप्रदायों के लगातार नरसंहार के बाद हंसी नहीं आ सकती थी। और इस तरह अपनी बुद्धि से डरते हुए उन्होंने धर्मीपथ के कल्टिवेटिव के साथ एक समझौते तक पहुंचने के लिए हाथापाई की और सेना लॉर्ड यान हेंग को नीचे ले जाने के लिए हाथापाई की। लेकिन उनके बीच की शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था और हर कोई जो उसके खिलाफ गया था, चाहे वह अकेला हो या एक दस्ते में, नष्ट हो गया। बस जब धर्मी और राक्षसी काश्तकारों के बाल इस हत्या की मशीन पर संकट के साथ सफेद हो रहे थे, तो दानव लॉर्ड यान हेंग अप्रत्याशित रूप से क्यूई विचलन का मामला था और अचानक मर गया। हालांकि वह शांति से नहीं मरा और उसकी आत्मा ने सभी को पूरी तरह से परेशानी शुरू कर दी, इससे पहले कि सभी के पास आनंदित होने का समय था। बाद में ये कहा गया कि किसी ने उसे एक अज्ञात स्थान पर सील कर दिया था, हालांकि कोई भी नहीं जानता था कि वास्तव में कौन या वास्तव में कहाँ है। यह इतने साल पहले हुआ था और कई विवरण पहले ही खो चुके थे। लेकिन भयावह बात यह थी कि न केवल दानव लॉर्ड यान हेंग की भावना जानलेवा और दुर्भावनापूर्ण इरादे से भरी थी, उनके पास एक जादू हथियार भी था, सोल समनिंग बैनर। इस बात ने बाद की पीढ़ियों में कई नकलें दी। उदाहरण के लिए आत्मा भट्टी, जो शीशी ने मूल कहानी में इस शरीर के मूल मालिक की आत्मा को बाहर निकालने और सील करने के लिए उपयोग किया था। आत्मा की गुणवत्ता बैनर को बुलाने वाली आत्मा की भट्टी से कई ग्रेड खत्म हो जाती है। हर बार जब दानव लॉर्ड यान हेंग ने एक व्यक्ति को मार डाला, तो उस व्यक्ति की आत्मा को बैनर में अवशोषित कर लिया जाएगा और यह अभी भी कमोबेश उस व्यक्ति की शक्ति को बनाए रखेगा जबकि वे अभी भी जीवित थे। लेकिन फिर दानव लॉर्ड यान हेंग ने लोगों को मार दिया जैसे कि वह फ्लेक्स 2 पर स्कैथिंग कर रहा था और यह नहीं बता रहा था कि उसके हाथ के नीचे कितनी आत्माएं अन्यायपूर्ण तरीके से मिले थे। आत्मा को बुलाने वाले बैनर में फंसी शिकायतों के साथ बस बहुत सारी आत्माएं थीं। दानव लॉर्ड यान हेंग की मृत्यु हो गई इससे पहले कि वह इसे खत्म करने और अपनी ताकत का परीक्षण करने का मौका मिला। इस प्रकार किसी को नहीं पता था कि यह बात कितनी शक्तिशाली थी। फिर कोई भी जानना नहीं चाहता था। इस बात की नाराजगी इतनी मजबूत थी कि यह आशंका थी कि इसकी एक साधारण लहर भी एक रक्तबीज और अनगिनत मौतें पैदा करेगी। इसके अलावा ये बात अभी भी आत्माओं को अवशोषित करने और खुद को मजबूत करने के लिए जारी रखने में सक्षम होगी। इसकी शक्ति उन सीमाओं से अधिक है जिनकी खेती की दुनिया सहन कर सकती है। यहाँ तक कि अगर किसी ने आत्मा को बैनर को बुलाने वाले बैनर को प्रतिष्ठित किया, तो वे इसे डूबने के डर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेंगे। वर्षों से बह गए थे और दानव लॉर्ड यान हेंग का मामला धीरे धीरे भुला दिया गया था और अब उन्हें इस व्यक्ति द्वारा फिर से नीले रंग से बाहर किया गया था जो चू परिवार की प्रतिष्ठा को धकेल रहा था। इस तरह का अवधारणात्मक और संवेदनशील चरित्र कोई तुच्छ मामला नहीं था। चू परिवार में वास्तव में एक रहस्यमय निषिद्ध क्षेत्र था जिसने बाहरी लोगों को प्रवेश करने से रोक दिया था। जब तक उन्होंने खेती की दुनिया के पूरे तरबूज खाने वाले लोगों को चू परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में एक दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन यहाँ तक कि चू परिवार के सदस्यों को भी पता नहीं था कि निषिद्ध क्षेत्र में क्या खजाने रखे गए थे। इनमें से हर एक बाहरी लोगों को एक नज़र रखने के लिए इस बड़े कबीले को नंगे करने के बराबर था और उन्हें देखने के लिए दुनिया के लिए नग्न उन्हें उजागर करना था। इस अफवाह का प्रभाव चू शेन की दुर्भावनापूर्ण अफवाह से बहुत खराब था। यदि चू परिवार इस आक्रोश को सहन करने में असमर्थ था, तो भले ही वे अफवाह मोंगर को उजागर करते हों, लोग अभी भी अपनी पीठ के पीछे उन पर उंगलियां इंगित करेंगे। जैसा कि हर कोई जानता है, 3 पुरुष टाइगर 3 बना सकते हैं। एक झूठ अगर अक्सर पर्याप्त दोहराया जाता है तो एक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इस मुद्दे के बारे में चू यू का रवैया था, उन्हें देखने दें। ऐसा नहीं है कि हम उनसे डरते हैं। चू शुवानगी के अलावा चू परिवार के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से ईमानदार और ईमानदार धर्मी पथ का कल्टिवेटर थे। उनके पूर्वजों ने अपने वंशजों के साथ पेंच करने के लिए चारों ओर दानव लॉर्ड यान हेंग की अवशेष जैसे सामान नहीं छोड़ा होगा। हालांकि चू परिवार के अन्य सदस्य चू यू के रूप में खुले विचारों वाले नहीं होंगे। जैसा कि कोई व्यक्ति जो इस परिवार के बीच में आया था, चू परिवार के प्रति चू यू का लगाव स्वाभाविक रूप से अन्य सदस्यों की तरह गहरे बैठे नहीं था। इन लोगों की धारणा ये थी कि वे परिवार के लिए मर सकते हैं, लेकिन वे इस अपमान को पूरी तरह से पीड़ित नहीं करेंगे। इसलिए इस यात्रा का उद्देश्य चू परिवार के लोगों को राजी करना था। यहाँ तक कि अगर वे पूरी खेती की दुनिया के लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं, तो वे बहुत कम से कम कुछ प्रतिष्ठित काश्तकारियों को चू परिवार की मासूमियत को साबित करने और साबित करने की अनुमति दे सकते हैं। ये सतह पर सरल लग रहा था, लेकिन इसे व्यवहार में लाना मुश्किल था। चू यू ने अपने दांतों को पीस दिया, अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया और केवल एक दिन और एक रात में घर चलाने में कामयाब रहे। अच्छी बात यह थी कि अफवाह अभी भी एक अफवाह थी और इसलिए अब के लिए किसी ने चू परिवार के साथ एक याचिका सौदा करने की हिम्मत नहीं की और फॉलिंग मेपल लीफ वैली अभी भी उतनी ही शांत थी। चू यू उसको को जानता था और सीधे पहाड़ के पीछे निषिद्ध क्षेत्र में चला गया। मुख्य हॉल में प्रवेश करने पर
उन्होंने देखा कि फू चोजी ने अपनी बाहों में एक लोमड़ी के साथ कदमों पर बैठकर गहराई से आहें भरते हुए देखा। ये दोस्त अभी तक नहीं छोड़ा है। चू यू को एक पल के लिए अचंभित कर दिया गया था, लेकिन जैसा कि उन्होंने मूल उपन्यास में एक चमत्कारिक डॉक्टर के रूप में इस व्यक्ति की प्रतिष्ठा के बारे में सोचा था, वह अभी भी उसके साथ बातचीत करने के लिए खुश था। इस प्रकार वह जमीन पर उतर गया और एक अभिवादन में अपने हाथों को काट दिया। लॉर्ड फू। फू चोंगी विचार में गहरा लग रहा था। चू यू की अचानक आवाज ने उसे चौंका दिया और उसकी समझ में लौटने से पहले कुछ समय था। एक हल्के चेहरे के साथ उन्होंने अपने मुंह के कोनों को खींच लिया। तीसरा भगवान चू, आप वापस आ गए हैं। एक ठहराव के बाद उन्होंने मुख्य हॉल के आंतरिक भाग की ओर इशारा किया और कहा, आपका बड़ा भाई आपका इंतजार कर रहा है। चू यू ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने देखा कि उनकी अभिव्यक्ति बंद थी और अनिश्चितता के साथ पूछा, लॉर्ड फू, क्या बात है? फू चोजी ने अपनी भौहों को उकसाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण के बारे में आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा था। एक पल के बाद उन्होंने कम आवाज में पूछा, तीसरा भगवान चू, अगर आपके बड़े भाई के साथ कुछ हुआ तो आप क्या करेंगे? चू यू मुख्य हॉल में चल रहा था जब वह अपनी पटरियों में मृत हो गया। वह एक पल के लिए फू चोजी को घूरने के लिए वापस आ गया। उसकी बेचैनी की भावना बढ़ रही थी। उदाहरण के लिए, वह छोटा भाई, एक कोमल आवाज ने एक ही बार में फू चोंगी के शब्दों को काट दिया। चू शेंग की आवाज सुनकर फू चोंगी ने तुरंत अपनी जीभ का आयोजन किया। चू यू के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने छोड़ने के लिए चारों ओर मुड़ने से पहले उस पर अपना सिर हिलाया। चू यू चकरा गया था। वह चू शेंग पर अपनी आंखें ठीक करने के लिए घूम गया और उसे ध्यान से देखा। अपने पल्लीद कॉम्प्लेक्शन के अलावा वह सामान्य लग रहा था। चू शेंग ठीक होगा। अगर कुछ हुआ तो वह उसके लिए वार ले जाएगा। खतरे के साथ इश्कबाजी करना एक बुरा विचार नहीं था, जबकि नायक की अजेयता मोड अभी भी प्रभावी था। ये तय करने के बाद चू यू ने आगे कदम बढ़ाया और कहा, बड़ा भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह मेरा शिजुन नहीं हो सकता। चू शेंग ने हंसी और आहें भरी। यह ऐसा था जैसे वह बेहद थका हुआ हो। चू यू ने उसे कंधे पर थपथपाया। वह कहाँ है? वह आत्मविनाशकारी है। चू शेंग ने चू यू के साइडबन पर बालों के स्तरित किस्में को चिकना करने के लिए अपना हाथ उठाया। खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए उनके पास एक लंबा समय है, इसलिए वह अब नहीं था जो सच्चाई का पता लगाने के बाद भी समाप्त हो गया। उसने अपनी आंखें गिराई और हल्के से कहा, जू केकिंग को मेरे द्वारा लाल हाथ से पकड़ा गया था जब वह दूसरी बार निषिद्ध क्षेत्र में घुस गया था। इससे पहले कि मैं उससे कुछ भी पूछ पाता, उसने अपनी खुद की नवजात आत्मा को आत्मविनाश किया। उद्धरण चिन्ह। चू यू ने अपना सिर हिला दिया। वास्तव में अनुमान लगाने के लिए मुश्किल नहीं था। चू शेंग ने पहले उल्लेख किया था, जू केकिंग को पहले राक्षसी काश्तकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। किसी को नहीं पता था कि राक्षसी काश्तकारियों द्वारा बंदी लेने के बाद क्या हुआ था। चाहे वह जबरदस्त हो या लाभ के वादे के साथ फुसलाया गया हो, एक मूड पॉइंट था। किसी भी मामले में वह दिल का परिवर्तन था। चू शुआंगटियन द्वारा चू परिवार को वापस बचाया जाने के बाद वह दुक्का हुआ था और इंतजार में लेट गया। ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि चू शुआंगटियन और उनकी पत्नी के लिए यह संभव था कि जब वे बैरियर को स्थापित करने के लिए गए तो संयोग से चुवांगे में भागना, इसलिए शायद ये जू केकिंग था जिन्होंने चुआगे को चुकाने के लिए अपने ठिकाने को लीक किया, जो कि अंतरंगता के साथ उनकी दयालुता को चुका रहा था। भले ही ये केवल एक अनुमान था, ये योग्यता के बिना नहीं था। किसी भी मामले में 10 में से 9 बार यह चू परिवार के खिलाफ इस धब्बा अभियान के पीछे राक्षसी काश्तकार थे। जैसा कि राक्षसी कल्टीवेटर साजिश रच रहे थे, किसी का अनुमान था। चू शेंग ने कहा, इन दिनों मैं निषिद्ध क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रवेश नहीं कर सकता। चू यू ने एक शुरुआत दी। चू शेंग ने अपनी आंखों में एक जटिल नजर रखी थी। जैसा कि उन्होंने कहा, छोटे भाई, आपको पहले से ही उन अफवाहों को सुनना चाहिए था जो अपने राउंड को बाहर कर रहे थे। चू यू ने सहज रूप से महसूस किया कि एक बड़ा रहस्य आगे आ रहा है। वह एक जादू के लिए चुप हो गया और फिर उसके सिर को सिर हिलाया। चू शेंग धीरे धीरे मुख्य हॉल की ओर चला गया। जमीन पर मेपल लीफ प्रतीक प्रतिभा के साथ चमकती है। चू यू ने उसके साथ पकड़ा और नीचे देखा, और मूल मालिक की अस्पष्ट स्मृति उसके दिमाग से फिर से चमक गई। चू शेंग ने कहा, छोटा भाई, वास्तव में चू परिवार और दानव लॉर्ड यान हेन के बीच एक संबंध था। हालांकि उन्होंने इसका अनुमान लगाया था, लेकिन चू यू अभी भी तैर रहा था। क्या चू परिवार के पूर्वज ने वास्तव में अपने वंशजों को पेंच करने के लिए इस तरह की चीज को पीछे छोड़ दिया था? उन लोगों में से एक जिन्होंने दानव लॉर्ड यान हेन को सील कर दिया था, चू परिवार के पूर्वज थे। चू शेंग ने निषिद्ध क्षेत्र के गेट पर रहस्यमय और असामान्य रूपांकनों के पैटर्न को स्ट्रोक किया। वह पीछे मुड़ गया और चू यू की आंखों में अजीब नजर देखा। उन सभी में से जो सीलिंग में भाग लेते थे, केवल एक ही वंशज के साथ एक ही व्यक्ति चू परिवार है। छोटे भाई,
क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज ने दानव लॉर्ड यानहेंग की आत्मा को कैसे सील कर दिया? उद्धरण चिन्ह। चू यू ने एक पल के लिए इस पर विचार किया, एक साथ पछाड़कर। चू शेंग ने अपना सिर हिलाया। हमारे पूर्वज ने एक नए अमर हथियार को परिष्कृत करने के लिए श्रमसाध्य प्रयासों को बिताया। उन्होंने इसके लिए कीमत चुकाई और आत्मा को सील कर दिया। मुझे डर है कि यह निश्चित क्षेत्र के अंदर अमर हथियार है। पूर्वज द्वारा सौंपे गए शब्दों के अनुसार केवल चू वंशज, जो उसके साथ सबसे अधिक पूर्व निर्धारित आत्मीयता है, वह निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करने और अमर हथियार प्राप्त करने में सक्षम होगा। उद्धरण चिन्ह। और फिर जब दानव लॉर्ड यानहेंग फिर से उभरे तो इस व्यक्ति को उसे वश में करने के लिए फिर से कीमत चुकानी होगी। चू यू अवाक था। यदि वह सही ढंग से याद करता है तो वह पहले इस निश्चित क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। वेल्ड वह युवा था और अभी भी कानों के पीछे गीला था। उसने भी नायक को वहां कहर बरपाने की अनुमति दी। लेकिन अगर इस तरह से रखा जाता है तो ये तथाकथित पूर्व निर्धारित वंशज वास्तव में मूल मालिक था। यदि दानव लॉर्ड यानहेंग पर यह भूखंड भौतिक होने के लिए बाध्य था तो शी ने मूल उपन्यास में मूल मालिक को मारने के बाद उन्होंने दानव लॉर्ड यानहेंग की अवशेष आत्मा को वश में करने के लिए क्या भरोसा किया, और जब वे दिखाई दिए तो आत्मा बैनर को बुलाने वाले बैनर को बुलाया। नायक का प्रभामंडल, वह गलत था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कैसे देखा। ये दानव लॉर्ड यानहेंग उस प्रकार का चरित्र नहीं था जिसे आसानी से एक प्रभामंडल द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, और भी अधिक जब वह उस आत्मा को बुलाता था जो बैनर को बुलाता था, जो कि शिकायतों के साथ असंख्य नाराजगी के साथ जाम पैक था। चू यू ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि कुछ बिल्कुल सही नहीं था। चू शेंग समय की अवधि का लाभ उठाते हुए अपने भाषण को समाप्त करने के बाद चू यू ने जल्दबाजी में सिस्टम को पिन किया। सिस्टम ने मृत, सुपाइन और अनुत्तरदायी खेला। इस समय यह सुविधाजनक नहीं था कि वह अपनी सारी ऊर्जा को जागृत करने में अपनी सारी ऊर्जा डाल दे, इसलिए चू यू केवल उसके दिल में कुछ बार शाप दे सकता था। जिस तरह चू यू अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के बारे में सोच रहा था, चू शेंग के साथ पूर्व निर्धारित वंशज के रूप में एक आवाज प्रेषित करने वाली तावीज को अचानक मुख्य हॉल के बाहर से तैरने लगा। चू यू ने इसे पास करने में पकड़ लिया और उस पर इंगित करने के लिए एक उंगली बढ़ाई। विशाल मुख्य हॉल में एक चिंतित आवाज प्रतिध्वनित, मेरे भगवान, गिरते मेपल लीफ वैली के बाहर सैकड़ों काश्तकार हैं जो निश्चित क्षेत्र में पहुंच की अनुमति देने के लिए कह रहे हैं ताकि वे खुद को देख सके कि चू परिवार निर्दोष है या नहीं। अध्याय 66 दानव लॉर्ड यानहेंग। ये तेज था। चू यू चौंका दिया गया था और उसके दिमाग ने ये सोचने से पहले कि वह चू शेंग को अंदर जाने के लिए कैसे मना सकता है, इसके बारे में सोचने लगे। चू शेंग ने अचानक एक कड़वी हंसी दी और कहा, वे चू परिवार के निश्चित क्षेत्र को देखना चाहते हैं। मुझे डर है कि यह केवल हमारी बेगुनाही को साबित करने के लिए नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एक बड़े कबीले के रूप में चू परिवार को अनगिनत दुश्मनों के लिए निश्चित रूप से होना था, जिन्होंने चू ने जो कुछ भी किया था उसे प्रतिष्ठित किया था। अब उनमें से एक बड़ा गिरोह आ गया था। उन लोगों के अलावा जो वास्तव में दानव लॉर्ड यानहेंग की अवशेष आत्मा के अस्तित्व की जांच करना चाहते थे, बाकी की संभावना यहाँ चू परिवार की संपत्ति के आसपास थी। बड़े भाई, चू यू हिचकिचाया। इससे पहले कि वह किसी भी शब्द को बाहर निकाल पाता, चू शेंग का चेहरा पूरी तरह से बदल गया और उसने एक कम आवाज में कहा, छोटे भाई, बिग ब्रदर उन्हें अंदर जाने के लिए तैयार है। चिंता मत करो, वे निश्चित क्षेत्र में अत्याचार करने में सक्षम नहीं होंगे। छोटे भाई, मुझे दोषी नहीं ठहराया, मैं परिवार के लिए भी ऐसा कर रहा हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चू यू गूंगा था। ये प्रतिक्रिया करने में कामयाब होने से पहले कुछ समय था, उसका चेहरा अंधेरा हो गया। ऐसा लगता था कि चू शेंग ने पहले ही फैसला किया था, लेकिन उन्हें लगा कि चू यू अनिच्छुक था और इसके बजाय उसे मनाने के लिए चारों ओर घूम गया। चुप्पी के एक पल के बाद चू यू का मुंह फिर से चला गया। वह थोड़ी देर के लिए उड़ाया, फिर एक मुंह और दर्दनाक अभिव्यक्ति पर डाल दिया और उसके सिर को सिर हिलाया। चूंकि वह पहले से ही गलत समझा गया था, इसलिए वह अधिनियम को जारी रख सकता है। दोनों भाइयों ने जल्दबाजी में थोड़ी देर के लिए सम्मानित किया। चू शेंग ने फू चोजी को गिरते मेपल लीफ वैली से बाहर फेंकने के लिए किसी को भेजा, इससे पहले कि वह चू यू के साथ घाटी की परिधि की ओर रवाना हो गया। गिरते मेपल लीफ वैली आमतौर पर एक शांतिपूर्ण और शांत जगह थी। पहाड़ के पैर के आम लोगों को पता था कि पर्वतारोहियों ने एक जादुई सरनी स्थापित की थी और इस तरह वे शायद ही कभी उन्हें परेशान करने के लिए आए थे। बाधा के बाहर के लोगों की भीड़ को देखकर अब चू यू को एक शुरुआत दी। चू शेंग इन दिनों इसके बारे में सोच रहे थे। उनके दादा दादी अभी भी एकांत में थे और चू परिवार से कुछ लोग बाहर निकल सकते थे और उनके कबीले के लिए खड़े हो सकते थे। यह मामलों में मदद नहीं करेगा अगर उनका रुख बहुत रियल था। वे निश्चित क्षेत्र को देखने के लिए उन लोगों की मांगों से सहमत हो सकते हैं। आखिरकार इसमें कोई नुकसान नहीं था कि अगर वह खुद भी इसका उपयोग नहीं कर सकता है।
जो लोग आए थे वे सभी छोटे संप्रदायों, गुटों और कुलों से थे। उनके चेहरे अपरिचित थे। चू शेंग ने भीड़ को जांच में रखने के लिए चू परिवार के सभी नवजात आत्मा काश्तकारियों को आमंत्रित किया। उन काश्तकारियों की उपस्थिति के तहत किसी ने भी समय के लिए जाने की हिम्मत नहीं की। स्थिति अभी भी नियंत्रणीय थी। यदि वे इन लोगों का उपयोग अपनी मासूमियत को साबित करने के लिए कर सकते हैं तो यह उन्हें भविष्य में बहुत परेशानी से बचाएगा। चू शेंग ने राहत की एक छोटी सी सांस ली, लेकिन वह वास्तव में बुला नहीं सकता था और पहले की तरह उस जीनियल डेमोनो पर डाल दिया था। उन्होंने हल्के ढंग से पूछा, क्या मैं इसे ले सकता हूं कि यहाँ हर किसी की उपस्थिति का मतलब है कि आपने निष्कर्ष निकाला है कि दानव लॉर्ड यान हेंग की अवशेष आत्मा चू परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में है? एक पल की चुप्पी के बाद एक पतले आदमी ने कहा, आप लोग जानते हैं कि आपके अपने कबीले ने क्या किया है? चू शेंग, क्या यह इसलिए है क्योंकि आप दोषी हैं कि आपने हमें अंदर नहीं जाने दिया है? उद्धरण चिन्ह। एक बार जब उसने अपना मुंह खोला तो अन्य धीरे धीरे बोलने लगे। कुछ ने सख्ती से, कुछ मजबूती से और कुछ को धीरे से बोला। उनमें से अधिकांश को ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन ये हमेशा मामला था कि ऐसे लोगों का एक समूह होगा जो एक गर्म स्वर में बोलेंगे और सार्वजनिक आक्रोश को प्रज्वलित करेंगे। चू यू ने अपनी आंखें दी और उन कुछ लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जो आग की लपटों में थे। उन्होंने बिना आवाज किए चू शेंग में टक किया। चू शेंग ने अपना सिर, उसकी टकटकी और ठंड में सिर हिलाया। थोड़ी देर के लिए रैकेट बनाने के बाद सफेद बालों और सफेद दाढ़ी वाले एक पुराने सज्जन ने बाहर कदम रखा। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी को मार दिया और कहा, बड़े युवा मास्टर, नहीं, चूंकि प्रमुख, कृपया हमें दोष न दें। आखिरकार दानव लॉर्ड यान हेंग और सोल समलिंग बैनर का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरी खेती की दुनिया की सुरक्षा की चिंता करता है। हम केवल दुनिया के बारे में चिंतित हैं। हम केवल निषिद्ध क्षेत्र की जांच करेंगे और कुछ और नहीं करेंगे। यदि यह अफवाह वास्तव में सिर्फ एक अफवाह है तो हम चू परिवार से माफी मांगेंगे। उद्धरण चिन्ह। किसी ने आखिरकार कुछ ऐसा कहा जो कान के लिए सुखद रूप से सुखद था। चू शेंग ने अपना सिर हिलाया और उसे बाहर कर दिया। चूंकि हर कोई चू परिवार के निषिद्ध क्षेत्र पर बहुत संदिग्ध है, इसलिए आप जैसा चाहे वैसा ही करें। वे स्पष्ट रूप से चू शेंग के इतने खुले विचारों वाले होने की उम्मीद नहीं करते थे। भीड़ एक पल के लिए झिझक गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और इसके बजाय वापस सिकुड़ गए। इन काश्तकारियों को किसी के द्वारा सबसे अधिक संभावना थी और धर्मी आक्रोश के साथ अपने रक्त उबलते हुए यहाँ आए थे। उन्होंने सोचा कि वे इतिहास देख सकते हैं और अपने हथियार असर कर रहे हैं। उन्होंने मान लिया कि चू शेंग निश्चित रूप से विरोध करेंगे और उन्हें प्रवेश से इनकार करेंगे, जो उन्हें एक बढ़ावा और कुछ वैधता देगा ताकि वे अपनी चालें बना सकें। एक बार जब चू परिवार ने जवाबी कार्रवाई की तो वे विभिन्न बड़े संप्रदायों से सहायता का अनुरोध कर सकते थे ताकि चू परिवार के सुरक्षात्मक सरणी के माध्यम से जबरन टूट सके और स्थिति का लाभ उठाने के लिए अराजकता का उपयोग किया जा सके। परेशान पानी में मछली पकड़ना, क्यों नहीं? कौन जानता था कि चू शेंग इतना शानदार होगा? चू शेंग मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता है कि वे क्या सोच रहे थे और उसका चेहरा धुंधला हो गया जैसा कि उसने कहा, क्या आप सभी अब आने से डरते हैं? चूंकि वे पहले से ही यहाँ थे, इसलिए वे बिना कुछ देखे खाली हाथ क्यों चले जाएंगे? यह इसके लायक नहीं होगा। काश्तकारों की धारा ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ गिरते मेपल लीफ वैली में प्रवेश किया। चू शेंग और चू यू ने अपनी तलवारें बहुत सामने की ओर सवार की। जब वे झलकियों का आदान प्रदान करते थे तो उनके गज के माध्यम से एक कड़वी मुस्कान का एक निशान। वे जल्द ही निषिद्ध क्षेत्र के सामने पहुंचे। कई नवजात आत्मा की खेती करने वालों के अलावा जिन्होंने भीड़ को जांच में रखने के लिए पीछा किया, उनमें से कुछ और मुख्य हॉल के आसपास के क्षेत्र में खड़े थे। इस प्रकार इन लोगों ने जल्दबाजी में स्थानांतरित करने या कार्य करने की हिम्मत नहीं की और बस अपनी आंखें जगह पर और एक दूसरे पर भटकने दें। उनमें से अधिकांश क्यूई रिफाइनिंग चरण में अभी भी काश्तकार थे, केवल कोर गठन चरण में मुट्ठी भर थे। यदि चू शेंग चाहता था तो वह बस एक नवजात आत्मा की खेती करने वाला भेज सकता था और उन सभी को पहुंच सकता था। यदि चू परिवार वास्तव में बुरे इरादों को परेशान कर रहा था तो चू परिवार के लिए उन्हें अंदर जाने देना असंभव नहीं था, तो उन सभी को मार डालो। चू यू ने अपनी बाहों को मोड़ दिया और लापरवाही से लोगों के इस समूह पर अपनी नजर डाल दी। उसका हाथ धीरे धीरे जन शेंग के झुकाव के लिए नीचे गिर गया क्योंकि उसने खुद को किसी भी अप्रत्याशित घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार किया। हॉल इतना भव्य था कि यह अभी भी कुछ 100 लोगों के साथ विशाल लग रहा था। बड़े पत्थर के खंभों ने चू पूर्वजों के कर्मों को चित्रित किया, जबकि जमीन को चू कबीले के प्रतीक के पैटर्न के साथ कवर किया गया था। लोगों के समूह ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और वे रुक गए और चले गए, लेकिन जैसे जैसे वे घूमते रहे, किसी ने अचानक अपनी पटरियों में रुका। अन्य बहुत कम बिखरे हुए कल्टीवेटर भी रुक गए और हिचकिचाहट से आदमी को देखा। चू यू एक नज़र में बता सकता था कि यह वह पतला, मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जो पहले सबसे गर्म स्वर में बात करता था।
उस आदमी की टकटकी गंभीर थी और उसकी भौहों के बीच एक अवर्णनीय शत्रुता थी। उसने अचानक अपनी तलवार निकाली और चू शेंग की ओर देखा। चू शेंग, आप हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं? उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। चू यू चकित था, इस व्यक्ति से इतना नाटक क्यों? उसकी समस्या क्या है? चू शेंग ने भी उसे एक भ्रूभन के साथ देखा। मेरे साथी कल्टीवेटर, तुम्हारा क्या मतलब है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, मुझे केवल यहाँ आने के बाद एहसास हो, इससे पहले आप चूंकि निषिद्ध क्षेत्र के बारे में हमें सच्चाई बताने के लिए लड़खड़ाते और अनिच्छुक थे, और फिर आपने अपना दिमाग बदल दिया और हमें अंदर जाने दिया। वर्तमान में ये हॉल चू परिवार के खेती करने वालों के साथ चुन कर रहा है। हमें मारना आसान है। चू शेंग, क्या आप हमें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं? न्याय लोगों के दिलों में है, यहाँ तक कि अगर आप इसे कवर करते हैं तो आप स्वर्ग की सजा से छिप नहीं सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, क्या बकवास है? चू यू चकित रहा। क्या इस आदमी ने अपने आंतरिक रैंट को सुना? आप अपने ही पिता को मारने के लिए भी क्रूर थे। मुझे संदेह है कि हमारे पास हमारे जैसे तुच्छ कल्टीवेटर्स को मारने के बारे में कोई भी जांच है। उद्धरण चिन्ह, यह ऐसा था मानो उसके शब्दों ने दूसरों को जगाया हो। वे शुरू में चू के निषिद्ध क्षेत्र को स्काउट करने के लिए आए थे, लेकिन अंत में वे निषिद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पास भी नहीं गए थे जब उन्होंने अपने हथियार उठाए और चू शेंग आश्चर्य और उसके चेहरे पर दिखावा करते हुए घूरते थे। ये कहा जाना था कि किसी को नहीं पता था कि दानव लॉर्ड यान हेम की अवशेष आत्मा चू परिवार के निषिद्ध क्षेत्र में थी। ये लोग शुरू में थोड़ा आशंकित थे, और अब उस व्यक्ति के रिमाइंडर के बाद उन्होंने तुरंत महसूस किया कि प्रतिरोध या परिचितों के अलावा चू परिवार के पास एक और विकल्प था, अर्थात उन सभी को चुप कराने के लिए। यद्यपि यह उन्हें चुप कराने के लिए व्यर्थ है, इन काश्तकारों ने अनायास इस उम्मीद में इकट्ठा किया था कि वे चू परिवार को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। दूसरों को उनके बारे में नहीं पता था, इसलिए यदि चू परिवार ने वास्तव में उन्हें मिटा दिया तो ये बहुत संभावना थी कि कोई भी काफी समय तक पता नहीं लगाएगा। चुन शेंग ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया जब उन्होंने अपने पिता चू शुआंगटियन का उल्लेख किया। उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसने अपना मुंह बंद रखा। वातावरण एक पल के लिए कठोर हो गया। चू शेंग ने अपना पैर हासिल करने से कुछ समय पहले ही था। जैसा कि उन्होंने कहा, अगर आप चू के परिवार की ईमानदारी पर संदेह करते हैं तो उन्हें छोड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस होता है। यदि चू परिवार के किसी ने भी आपको रोका तो आप उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। खेती करने वालों के समूह ने आपस में फुसफुसाते हुए चुप्पी का एक क्षण था। थोड़ी देर बाद अचानक चीख निकल गई। चू यू शुरू में निषिद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर घूर रहा था। जब वह चीख सुनता था तो वह चौंक जाता था और जल्दबाजी में एक नजर डालती थी। एक तलवार पतले आदमी की छाती से बाहर निकल रही थी जो अभी भी जीवित था और पहले लात मार रहा था। रक्त नॉन स्टॉप बह रहा था। उन्होंने चुन शेंग पर एक कांपती उंगली की ओर इशारा किया, 2 बार कहा, फिर जमीन पर गिर गया। चू यू और चू शेंग को भड़काया गया और तुरंत जांच के लिए दौड़ गए। दिल के लिए एक पीएस। उसने अच्छी तरह से बाल्टी को लात मारी थी। यह कोई शो नहीं था। क्या वह असली के लिए मर गया? यहाँ तक कि वह चौड़ी आंखों को घूरता रहा, जैसे कि वह चू शेंग की दिशा में एक शिकायत के साथ मर गया हो। उनकी एक उंगलियां चू शेंग की ओर इशारा कर रही थीं। दर्शकों के एक तेज आंखों वाले सदस्य ने तुरंत चिल्लाया, ये चू कबीले का तलवार है। हर कोई जानता था कि चू परिवार की तलवारबाजी पहली दर थी। चू शेंग स्वॉर्डप्ले में अत्यधिक कुशल था। एक अनियंत्रित सैन्हू के साथ उनके स्ट्रोक इतने स्वाभाविक और चिकने थे कि कोई केवल चमत्कार और प्रशंसा और ईर्ष्या में आहें भर सकता था। चू शेंग ने अवचेतन रूप से अपने दाहिने हाथ को कवर किया, उसकी आंखों में एक जटिल रूप। चू यू जानते थे कि चू शेंग अच्छी तरह से, वह जानता था कि चू शेंग कभी ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन उन सभी काश्तकारों ने जरूरी नहीं कि एक ही तरह से नहीं सोचा। तुरंत पहले से ही कुछ लोग थे जो अपने तावीज को बाहर निकाल रहे थे और कुछ जो अपनी सांसों के नीचे भड़का रहे थे। सब कुछ अराजकता में सरपिल हो गया। चू यू ने जल्दबाजी में चू शेंग को भीड़ से बाहर निकाला और एक भ्रूभंग के साथ कहा, बड़े भाई, हमें उन्हें पहले शांत करना होगा। चू शेंग ने अपना सिर हिलाया। जिस तरह वह इन लोगों को पकड़ने के लिए मुख्य हॉल के बाहर नवजात आत्मा की खेती करने वालों की आज्ञा देने वाला था, मुख्य हॉल की जमीन अचानक हिंसक रूप से हिला दी। चू यू यह उम्मीद नहीं कर रहा था और लगभग जमीन पर गिर गया। अच्छी बात यह थी कि चू शेंग ने हमेशा उस पर अपनी नजरें दी और समय पर उसे पकड़ लिया। उन्होंने चिंता से पूछा, छोटे भाई, क्या तुम सब ठीक हो? चू यू ने अपना सिर हिलाया और नीचे देखा। सिर्फ एक नज़र के साथ उन्होंने महसूस किया कि एक समस्या थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मुख्य हॉल के फर्श को चू परिवार के मेपल लीफ प्रतीक के साथ उकेरा गया था। यह अपने आकार के चारों ओर एक चमकदार चमक के साथ विशाल था, और इस बार मूल धुंधली चमक ने एक मामूली खूनी लाल रंग पर ले लिया था और जल्दी से मेपल के पत्ते पर हर एक नस में फैल रहा था। एक विशाल
खूनी मेपल पत्ती जमीन पर दिखाई देने से बहुत पहले नहीं था। रक्त की गंध ने मुख्य हॉल को कवर किया। एक हल्के चेहरे के साथ चूयू ने खून के निशान का पीछा किया और उस जगह को देखा जहां खून सबसे मोटा था। उसने उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर को देखा। इससे पहले वे अपने घाव के साथ बहुत अधिक व्यस्त थे और यह ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के मुंह के कोनों पर एक अजीब मुस्कान का संकेत था। इस मुख्य हॉल की पूरी मंजिल एक जादुई सरनी थी और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के रक्त बलिदान ने इसे सक्रिय कर दिया था। जिस तरह वह सिरदर्द के साथ इस पर विचार कर रहा था, मुख्य हॉल फिर से हिल गया। चूयू के सिर में एक बस था और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से निषिद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार का सामना करने के लिए वापस आ गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि निषिद्ध क्षेत्र का गेट खुला था। ये पिचकाली अंदर था। अगले क्षण एक बेहोश हरी बत्ती के साथ एक वस्तु का एक फ्लैश था, क्योंकि यह उड़ गया और एक आंख के टिमटिमाते हुए उसके शरीर में विलय हो गया। उसी समय मुख्य हॉल में उत्कीर्ण जादुई सरनी उच्चगीय में लात मारी। चूयू इस सरनी के एंडुलेशन से बहुत परिचित था। टेलीपोर्टेशन सरनी। चू परिवार के पूर्वज ने वास्तव में निषिद्ध क्षेत्र के ठीक सामने मुख्य हॉल की जमीन पर एक टेलीपोर्टेशन सरनी खींची। सब कुछ पलक झपकते ही हुआ। चूयू की दृष्टि अंधेरा हो गया और वह मतलबी महसूस कर रहा था। लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन के लिए यह स्वाभाविक था कि असुविधा का कारण बने, इससे भी अधिक जब एक रक्त बलिदान द्वारा सक्रिय एक सरनी को इसके बारे में एक अजीब गंध थी। चूयू ने अपना मुंह ढक लिया और चू शेंग ने अचानक हाथ पकड़ लिया। चू शेंग बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। छोटे भाई, हमें धोखा दिया गया है। इन लोगों के बीच दुबके हुए राक्षसी काश्तकारियों का लक्ष्य निषिद्ध क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह टेलीपोर्टेशन सरनी है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने निषिद्ध क्षेत्र को लगातार लाया था, चूयू और चू शेंग वास्तव में मानते थे कि उनका लक्ष्य चू परिवार का निषिद्ध क्षेत्र था। किसी को नहीं पता था कि यह टेलीपोर्टेशन सरनी उन्हें कहाँ भेजती है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक अच्छी जगह नहीं थी। उसके सामने की दुनिया धीरे धीरे प्रकाश और छाया की एक गड़बड़ी में धुंधली हो गई। कुछ समय बाद चूयू ने अपनी आंखें खोली और उसके सामने सब कुछ ले लिया। दूरी में बर्फ से ढकी हुई चोटी और हरी पाइन सुइयों को बर्फ के कंबल के नीचे से झांक रहा था। हाथ में बंद एक गहरी रसातल था, जहां हवा इस तरह से हो रही थी जैसे कि एबिस को दी जा रही थी। शून्य इतना गहरा था, यह एक अथाह गड्ढे की तरह लग रहा था। यह ऐसा था जैसे किसी को चूसा जा सकता है अगर वे इसे बहुत लंबे समय तक घूरते हैं। चूयू स्तब्ध था। वह सब उसके सामने के दृश्य से बहुत परिचित था। क्या ये युआन चेन पीक की पिछली चट्टान नहीं है जहां राक्षसी रसातल था? चू के परिवार के निषिद्ध क्षेत्र के सामने मुख्य हॉल में टेलीपोर्टेशन सरनी ने उन्हें यहाँ क्यों भेजा? चूयू के मंदिरों अचानक कूद गया और उसे लगा जैसे कुछ डरावना उसके दिमाग में रेंग गया हो। इससे पहले कि वह थोड़ा शांत हो जाए, वह एक पल के लिए उस पर पहुंच गया। यहाँ के लोगों के इतने बड़े समूह की उपस्थिति के साथ लू किंगन और जीशी निश्चित रूप से तुरंत जांच करने के लिए आएंगे। यहाँ लू किंगन और जीशी के साथ इन लोगों से निपटने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ के कुछ सैकड़ों काश्तकारों में से अधिकांश क्लूलेस लग रहे थे, जबकि शेष कुछ पहले से ही अपनी तलवारों पर सवारी कर रहे थे और उनकी आंखों के साथ राक्षसी रसातल को घूर रहे थे। चूयू ने अपनी नज़र को बेतरतीब और चुपचाप उसके दिल में छाप दिया। शैतानी काश्तकारियों के युद्धाभ्यास और उपभाग वास्तव में गहरा थे। उन कुछ राक्षसी काश्तकारियों में से जिन्होंने अपनी शुद्धकाली आध्यात्मिक ऊर्जा का खुलासा किया था, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पहले चू परिवार के लिए बात की थी। वह और चू शेंग केवल उन लोगों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जो अपने गर्म शब्दों के साथ आग की लिपटों को पूरा कर रहे थे, और इन कुछ काश्तकारियों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा एक राक्षसी कल्टीवेटर को अलग करना आसान था। शेष काश्तकारियों के भाव बदल गए क्योंकि उन्होंने चू परिवार के दो भाइयों को उनकी आंखों में एक जटिल रूप से देखा और उन राक्षसी कल्टीवेटरों को वापस देखा जो हवा में अपनी तलवारों की सवारी करते थे। यह ऐसा था जैसे वे अनिश्चित थे कि क्या उन्हें चू कबीले पर भरोसा करना जारी रखना चाहिए। उन्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। राक्षसी कल्टीवेटर्स के नेता ने अचानक हंसी के एक फटने को ढीला कर दिया। इतने सालों की तैयारी के बाद हम आखिरकार उस लॉर्डशिप को छोड़ सकते हैं ना? आप सभी धर्मी पथ का कल्टीवेटर अपनी आंखें खोले और मृत्यु की प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि सफेद बालों और सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने अचानक जैक को बनाए रखने वाली आत्मा का एक टुकड़ा निकाला, रुक गया और उसे राक्षसी रसातल में फेंक दिया। चूयू का दिल छोड़ दिया और उसने कहा, तुमने क्या फेंक दिया? बूढ़ा आदमी दिल से हंसता था क्योंकि वह पीछे मुड़ गया और कहा, मैं दन्यू संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर हूँ। उस आधिपत्य की एक अवशेष आत्माओं में से एक को जगाने के लिए, आत्मा को सील करने के लिए मेरे प्रयासों ने व्यर्थ नहीं किया था। राक्षसी रसातल आज उठेगा। जैसे कि उनके शब्दों के जवाब में चट्टान की जमीन हिल गई। कुछ कहने की आवाज को चारों ओर सुना जा सकता है जैसे कि यह सर्वनाश था।
राक्षसी रसातल में हवा का हाउलिंग और अधिक से अधिक मनहूस हो गया, जब तक कि यह एक शैतान के येपलेटिंग हॉवल की तरह नहीं लग रहा था। ये बहुत तीखा था और यह एक सिर तैरने के लिए एक था। चू यू ने अपने कानों को ढांक लिया और सोचा, क्या हो रहा है? लू किंगन और झीशी क्यों अभी तक यहाँ नहीं है? जैसे ही वह निश्चित महसूस कर रहा था, उसने अचानक किसी को तलवार की सवारी करते हुए देखा। उसने एक करीब से देखा, ये तीसरी शिदी थी। बूढ़े आदमी ने उत्साह से चिल्लाया, दानव लॉर्ड यान हेंग, हमारी महिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए राक्षसी काश्तकारियों का नेतृत्व करें। दानव लॉर्ड यान हेंग। चू यू की दृष्टि अंधेरा हो गई और उन्होंने जल्दी से कई चीजों पर विचार किया। उन्होंने तुरंत चू शेंग को पकड़ लिया और तीसरी शिदी से मिलने के लिए अपनी तलवार की सवारी की। जैसे ही चू शेंग ने दानव लॉर्ड यान हेंग शब्द सुना, उसका चेहरा पीला हो गया और उसने इस डर से चू यू को पकड़ लिया कि वह छोड़ सकता है। थर्ड शिदी का चेहरा भ्रम से भरा था। सबसे बड़ा शिक्सियन, आप क्यों लौट आए हैं? राक्षसी रसातल के बारे में यह क्या है? इन लोगों को कैसे मिला? यहाँ तक कि राक्षसी काश्तकार भी हैं। ओह, जब मैं पहले ताबीज खींच रहा था तो बिना किसी चेतावनी की जमीन हिल गई और पत्थर की मेज लगभग टुकड़ों में चकनाचूर हो गई। उद्धरण चिन्ह। चू यू ने अपने सभी सवालों को चकमा दिया और अपने दांतों को जकड़ लिया। शिजुन और झीशी कहाँ हैं? तीसरी शिदी ने आज्ञाकारी रूप से जवाब दिया, दूसरा शिक्सियन आपके बारे में चिंतित था। जब उन्होंने सुना कि कुछ काश्तकार चू परिवार में जाने के लिए एक साथ रैली कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले चू परिवार के लिए सेट किया था। शिजुन चिंतित थे कि दूसरा शिक्सियन मामलों को बदतर बना देगा, इस प्रकार उन्होंने उसके बाद पीछा किया। वह लड़खड़ा गया, उसके चेहरे पर भ्रम दिखा। क्या हुआ? क्या हुआ? चू यू मुस्कुराया और उसके सिर को थपथपाया, कुछ भी नहीं। बस ये कि यह राक्षसी रसातल ऐसा लग रहा था जैसे कि यह विस्तार हो रहा था, और एक बार जब ये थोड़ा बड़ा हो गया तो तियान युआन संप्रदाय का आधा सबसे अधिक संभावना निकल जाएगी। उसका द्वेष पहले से ही इतना घुटनू था, इससे पहले कि वह जाग गया था। क्या ये तब भी बदतर नहीं होगा जब वह पूरी तरह से जाग गया था? एक पल की चुप्पी के बाद चू यू ने एक सख्त चेहरे के साथ कहा, तीसरी शिदी, मेरे भाई को ले जाओ और अब भागो। जहां तक आप कर सकते हैं, कभी भी वापस मत आओ। चू शेंग चकित था। छोटा भाई? चू यू उसे देखकर मुस्कुराया। हालांकि स्थिति जरूरी थी, लेकिन उसके छोटे भाई की मुस्कुराहट इतनी दुर्लभ थी कि चू शेंग पल पल फड़फड़ा गया था। अगले पल एक तावीज उसके चेहरे पर सही था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, वह गिर गया। चू यू ने आसानी से चू शेंग के लंगड़े शरीर को पकड़ लिया और कहा, तीसरी शिदी, तुम्हारा यह नींद का आकर्षण वास्तव में शक्तिशाली है। तीसरी शिदी का सिर हमेशा बादलों में था, वह बता सकता था कि कुछ गलत था। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा शिक्सियन? नहीं, चू यू ने तेजी से कहा, मेरे भाई को ले लो और तुरंत छोड़ दो। भले ही आप शिजुन और झीशी को देखते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। कुछ बड़ा यहाँ हो रहा है। तियान युआन संप्रदाय के अन्य बुजुर्ग आएंगे और इसे सीधा करेंगे। एक ठहराव के बाद वह अभी भी सहजता से महसूस नहीं करता था और जानबूझकर कहा, अगर झीशी आपको जानकारी के लिए धक्का देता है तो उसे बताएं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, उसे खुद को नियंत्रण में रखना चाहिए और मेरे लिए इंतजार करना चाहिए। ये कहते हुए कि उन्होंने चू शेंग को तीसरी शिदी को सौंप दिया, एक गहरी सांस ली और पीछे की चट्टान पर लौट आए। तीसरा शिदी गूंगा था। उसने चू यू की पीठ को एक पल के लिए देखा, फिर अपने दांतों को पीस दिया और छोड़ने के लिए मुड़ गया। ये देखकर कि तीसरी शिदी ने छोड़ दिया था, चू यू को राहत महसूस हुई, क्योंकि वह अपनी बाहों के साथ खेती करने वालों के एक झुंड के पीछे खड़ा था। तियान युआन संप्रदाय में कुछ काश्तकार डेमिगोड चरण में थे। यदि इन डेमिगोड काश्तकारियों की उपस्थिति इसे हल नहीं कर सकती है तो सबसे खराब हो जाता है, वह केवल मेंटल को ले सकता है। उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि जब वह वास्तव में उस पर आया तो उसे झीशी को यहाँ से दूर रखना चाहिए। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।